आफ्टरनून, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी वही सीरीज़, वही श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आपके साथ लेकर आए थे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। हमारे साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप एमसीक्यूज़ भी लगा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, वो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब जो आपके यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर होता है। मैं बता दूं कि कई किताबों में यूटिलिटी एनालिसिस एक अलग से टॉपिक नहीं दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। कई बार बच्चे डिमांड तो पढ़ लेते हैं, डिमांड की एनालिसिस, इलास्टिसिटी, सप्लाई की एनालिसिस, इलास्टिसिटी, ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो एक बेसिक छोटा सा कंसेप्ट होता है वो होता है यूटिलिटी, वो उसको स्किप कर जाते हैं। कई लोगों को यूटिलिटी का वर्ड मतलब पता ही नहीं होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि मतलब अगर उन्हें मतलब पता भी है तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी स्लाइड्स हैं, ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी फिर कंज्यूमर की यूटिलिटी और आपके इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, ये सारे टॉपिक्स का एक समअप है। यानी कंज्यूमर कौन सी कैटेगरी में, कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आता है, मतलब जहाँ पे उसकी जो भी डिमांड है वो उसकी सप्लाई से मीट हो रही है, या जो भी उसकी डिमांड है वो ऐसी डिमांड है जिससे उसकी यूटिलिटी पूरी हो रही है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो चलिए बिना देर करे हुए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यूज का। आपको पता है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपकी स्क्रीन पे। मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चन आराम से पढ़िए और साथ का साथ हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स मीन। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है आपके मार्जिनल यूटिलिटी से, जो आपका टॉपिक बनता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आपका टॉपिक होता है। इसी टॉपिक में आपका यूटिलिटी, आईसी एनालिसिस, बजट लाइन, ये सारे सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को लगेगा कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस में ये सारे सब टॉपिक्स नहीं लिखे रहते हैं, सिर्फ ये एक बिग टॉपिक लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि आपको बाय डिफॉल्ट इनमें से ही आपको पढ़ने पढ़ेंगे, डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, डिटेल में कुछ ना कुछ आपको निकाल के रखना पड़ेगा ताकि ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है सीमांत शब्द का अर्थ क्या है। अब देखिए अब मैं अगर यूटिलिटी की बात करूं तो अगर आपको पता है यूटिलिटी क्या होती है, वांट सैटिस्फैक्शन पावर होती है किसी चीज की। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बता दिया, यूटिलिटी बता दी। अब मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि हमें कोई चीज की एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। मतलब अगर मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पी लिया, तो मैंने एक गिलास पानी पिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक और ग्लास पानी पिया, मतलब ये क्या है, एक एडिशन किया है मैंने अपनी सेटिस्फैक्शन को, मतलब अपनी प्यास को बुझाने के लिए। ऐसे समझिए कि आपको प्यास लगी है, आपने कहा कि मुझे पानी पीना है, रसना पीना है, जो भी है, आपने एक ग्लास लिया, पी लिया, आपकी क्या हुई, सेटिस्फैक्शन हुई था, मतलब जो आपकी थर्स्ट थी, जो आपकी प्यास थी वो बुझी, आपकी वांट सेटिस्फाई हुई, आपको पानी की ज़रूरत थी, वांट क्या थी आपकी, पानी की थी, वो सेटिस्फाई हुई। लेकिन अगर आपने 2 मिनट बाद एक और ग्लास पानी का पी लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कुछ एडिशन किया है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। उस एडिशन को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हमारा टॉपिक है कि सीमांत शब्द का अर्थ क्या है और हमें पता है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूटिलिटी, तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर क्या निकल के आएगा,
हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडिशनल। समझ में आया? ये हम जब यूटिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे तो हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ाएंगे, मार्जिनल, ऑर्डिनल, कार्डिनल, जो भी सारी यूटिलिटीज हैं। फिलहाल के लिए आप एक मतलब समझिए कि यूटिलिटी का क्या कहते हैं, ये मार्जिनल का वर्ड का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, मतलब होता है एडिशन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू व्हेन द मार्जिनल इज नेगेटिव। जब सीमांत ऋणात्मक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको यूटिलिटी के बारे में बता दिया। ये जो पूरी स्लाइड्स में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये यूटिलिटी, आईसी एनालिसिस, बजट एनालिसिस, ये सब इसी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो इनमें से क्या, कौन सा कथन सत्य होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। औसत सकारात्मक है, औसत ऋणात्मक है, कुल घट रहा है, कुल ऋणात्मक है, एवरेज इज पॉजिटिव, एवरेज इज नेगेटिव, टोटल इज डिक्रीजिंग, टोटल इज नेगेटिव। आंसर क्या हो सकता है? टोटल इज डिक्रीजिंग या फिर औसत ऋणात्मक है। मतलब अगर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव जा रही है तो आपकी एवरेज भी क्या होगी? नेगेटिव में जाएगी। ये जो आप रिलेशन, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक रिलेशन होता था ना एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल कर्व में, मतलब मार्जिनल का भी एक कर्व होता था, एक एवरेज यूटिलिटी का भी कर्व होता था। अगर आपने पढ़ा होगा, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारे साथ पढ़ेंगे। मैं उसमें बता दूं कि ये एक रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते थे। अगर आपको याद आ रहा होगा, एक टेबल फॉर्मेट में हम लोग ने बुक्स में पढ़ा था, स्कूल्स में या फिर ग्रेजुएशन में, एक कंपैरिजन होता था, एक टेबल बनी रहती थी, उसमें टीयू और एमयू और एवरेज एयू सब ऐसे बना रहता था, 3 लाइंस के ऐसे ग्राफिकल यूनिट्स बने रहते थे। उसमें ये क्वेश्चन मतलब उसमें ये रिलेशनशिप दिखा रहता था। उसी रिलेशनशिप को हमने क्या किया है, क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा है। तो क्या होगा, जब मार्जिनल नेगेटिव है तो आपका क्या होना चाहिए? एवरेज भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, उपयोगिता सामान्यता किससे संबंधित है? यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू। देखिए वही क्वेश्चन आया, जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट करी थी मैंने आपको सबसे पहला क्या समझाया था, कंज्यूमर की अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमने आपको क्या बताया था, यूटिलिटी क्या होती है? किसी की वांट सैटिस्फैक्शन पावर होती है। तो इसमें से आंसर क्या होगा? संतुष्टि। इंग्लिश में क्या होगा? सैटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का वर्ड किससे रिलेटेड है? आपके सैटिस्फैक्शन या संतुष्टि से रिलेटेड है। मतलब अगर आपको प्यास लगी है और आपने पानी पी लिया है तो उससे आपकी प्यास को संतुष्टि मिली है, आपकी जो प्यास है, जो थर्स्ट है वो बुझी है, आपको आराम मिला है, गर्मी का मौसम है, आपको आराम मिला है। लेकिन वहीं अगर आपको जैसे कहते हैं ना कि भाई पानी की प्यास तो पानी ही बुझा सकता है। अगर आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना है, उस टाइम पे आपको कोई ला के दे दे लेमन सोडा, तो आप पी तो लोगे लेकिन आपकी प्यास फिर भी नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो यूटिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेटिस्फाई, यूटिलिटी का मतलब क्या है? आपकी वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपकी जो डिजायर है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी यूटिलिटी का मतलब निकल के आएगा। ये नहीं है कि आपको प्यास लगी थी तो आपने कुछ भी पी लिया। आपको प्यास लगी थी, आपको पानी चाहिए था, आपने लेमन सोडा पी लिया, उससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। मतलब कई लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है, भाई प्यास तो बुझ ही सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बात हो रही है आपके डिजायर की, आपके वांट की, जो इनर वांट होती है आपकी कि मुझे अभी प्यास लग रही है। हम इतनी टाइम से बोल रहे हैं हमें प्यास लगी है, हमें क्या, पहले हम पानी पिएंगे तो हमारी जो प्यास है ये क्या है, ये हमारी डिजायर हो रही है ना कि हमें कुछ अब पीने को चाहिए। पीने को क्या चाहिए? हमें चाहिए पानी। हम जब वो पानी पी लेंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लॉ दैट डिफाइंस द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड?
मांग वक्र को नीचे की ओर ढालने को परिभाषित करने वाला कानून को क्या कहा जाता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मिनिमाइजेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? फोर्थ क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, इसमें आपसे पूछा है एक लॉ। वो लॉ किसका है? वो लॉ है आपके यूटिलिटी का। क्वेश्चन आराम से पढ़िए। देखिए, डिमांड कर्व अगर आपका नीचे जा रहा है, डिमांड मैंने आपको बताई थी, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है भाई, जैसे प्राइस आपका ऊपर जाता है डिमांड आपकी नीचे जाती है। यूटिलिटी का मतलब बताया मैंने आपको कि सेटिस्फैक्शन होता है। और इसमें पूछा है लॉ दैट डिफाइंस डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड। और इसमें क्वेश्चन है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बताया था एडिशन। अब देखिए, इसमें क्या है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर लिया है किसी चीज का, तो उस पर्टिकुलर चीज की जो डिमांड है वो अपेरेंटली कम होती जाती है। जैसे कि मुझे प्यास लगी थी, मैं फिर से पानी का एग्जांपल देती हूँ। मुझे प्यास लगी थी, मैंने एक गिलास पानी पी लिया, थोड़ी देर बाद मैंने और पानी पी लिया, एक गिलास और, थोड़ी देर बाद मैंने तीसरा गिलास का पानी पिया। लेकिन अब क्या है, अब उस पानी की डिमांड मेरे लिए कम हो रही है, उस पानी की वांट मेरे लिए कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने 3 गिलास ऑलरेडी पानी पी लिया था। अब मैं और पानी नहीं पी सकती, मेरे पास पानी पीने की और क्षमता नहीं बची। क्या हो रहा है? डिमांड कर्व आपका नीचे जा रहा है। ऐसे अज्यूम करके देखिए, मतलब ऐसे सपोज करके देखिए कि पानी, ये पानी की डिमांड है, पिया, नीचे गया, एक गिलास और पिया, फिर डिमांड कर्व नीचे गई, फिर एक गिलास और पानी पिया, डिमांड कर्व और नीचे गया। जैसे जैसे आप एडिशनल कंजम्पशन करते जाते हो किसी चीज का, उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड नेगेटिव होती चली जाती है। क्योंकि क्या है, आपका उससे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है अब वो डिराइव नहीं हो पा रहा है। जिसको कहते हैं ना, ज्यादा पानी भी इंसान नहीं पी सकता है। बहुत प्यास लगी है, कहीं से दौड़ के आया है, कुछ रनिंग वगैरह करके आया है, तो 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, बहुत हद से हद 5 गिलास पानी। लेकिन इसके बाद उसको अब पानी की नीड नहीं है। अब उसको क्या चाहिए? अब उसको चाहिए कि अब भाई भूख भी लग रही होगी, या हो सकता हो ज्यादा स्वेटिंग हो गई हो, तो हो सकता है उसे ग्लूकोज वाले पानी की जरूरत हो। उसकी नीड अलग हो सकती है। प्राइमरी नीड क्या थी? पानी। पानी उसने पिया, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। अब पानी की डिमांड क्या? नेगेटिव में जा रही है। ये जो डिमांड जब नेगेटिव में जाने लगती है, तो उस लॉ को हम क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इंक्रीजेस, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इट डिक्रीजेस। ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है, ये इसकी एक डेफिनेशन है या फिर इसका एक समरी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Why are indifference curves convex to the origin? अच्छा, convex, concave पता है? नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। ये आपका कन्वेक्स है। क्या है? कन्वेक्स। और ये क्या है? कॉनकेव। क्या है? कॉनकेव। ये कन्वेक्स है, वो कॉनकेव है। इसमें आपसे क्या पूछा है कि आईसी कर्व्स कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? आईसी कर्व, यूटिलिटी एनालिसिस, बजट लाइन, यही सारा किस टॉपिक का वो बनता है? कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का। ठीक है, 2 goods are perfect complementary goods, 2 goods are imperfect substitute, 2 goods are perfect substitutes, या फिर none of the above। देखिए, अब इसके लिए आपको आईसी कर्व समझने की जरूरत है। अब हम तो सॉल्व करें एमसीक्यू, हम कैसे समझेंगे? तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। देखिए, जब हम आईसी कर्व की बात करते हैं तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन गुड्स की बात करते हैं जिनको हम अगर मतलब साथ में कंज्यूम करें तो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन दोनों गुड से मिलनी चाहिए। मतलब
फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिट्रस फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है, मतलब खट्टे फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है यानी विटामिन सी होता है, हमें वो खाने का मन कर रहा है, तो हम कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं? फ्रूट की बात कर रही हूँ, सब्जी की नहीं, ठीक है। फ्रूट में क्या हो सकता है? लेमन हो सकता है आपका, ग्रेप्स हो सकते हैं, फ्रूट्स में सॉरी ऑरेंज हो सकता है, लेमन नहीं, ऑरेंज हो सकता है, आपका वो हो सकता है पीच हो सकता है, और रास्पबेरी हो सकती है, ग्रेप्स हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं? गुड्स हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। देखिए, अब क्या ग्रेप्स और रास्पबेरी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर मैंने आपको एक चीज बताई है विटामिन सी, तो क्या इन दोनों में विटामिन सी पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं कहीं मार्केट में गई हूँ, मुझे चाहिए विटामिन सी, मुझे अभी तुरंत से डॉक्टर ने कहा है आपको विटामिन सी की कमी है, आपको विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने, मैं गई हूँ, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे ना ग्रेप्स चाहिए, उस दुकानदार ने कहा कि मैडम ग्रेप्स नहीं है, आप ये रास्पबेरी ले जाओ, ये भी अच्छी होते हैं, ये भी सीजन में चल रहा है। तो क्या है भाई, है तो विटामिन सी उसमें भी ना, तो मैं क्या करूंगी? ग्रेप्स अवेलेबल नहीं है, मैंने क्या किया, अपने को क्या कहते हैं, रास्पबेरी मैंने अचीव कर ली, मतलब खरीद ली। अब क्या है, ये ग्रेप्स, ये रास्पबेरी, ये आपका आईसी कर्व ऐसे बनता है। क्यों? क्योंकि भाई मेरी डिमांड, जो मेरी वांट है, जो मेरी यूटिलिटी है, वो आइदर ऑफ देम को कंज्यूम करने से तो सेटिस्फाई हो ही रही है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये आपस में एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सेम है इसलिए एक दूसरे के नीचे आएंगे, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं ये, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या कहा गया है, टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। अब मैं या तो ये कंज्यूम कर सकती हूँ या तो फिर ये कंज्यूम कर सकती हूँ, जैसे जो मेरी बजट होगी, जो मेरा नीड होगा। इसके बारे में जो आईसी कर्व है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फिलहाल के लिए क्या मेन रीजन होता है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि हमारा आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है। क्लियर हो गया? सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, when the marginal utility is equal to 0 what will be the total utility। मतलब क्या पूछा है, जब आपका क्या पूछा है आपसे कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो आपकी टीयू क्या होगी। अभी मैंने आपसे बोला था ना कि टीयू एमयू में एक रिलेशनशिप होता था, इस तरीके का चार्ट होता था, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन पे अब वापस आते हैं। व्हेन mu इज इक्वल टू 0 टीयू क्या होगा? टीयू आपका मैक्सिमम होगा। क्यों? देखिए, इसको हम दो ग्राफ में बनाते हैं, ऐसा होता था, ये देखिए यहाँ पे 0 है, अब यहाँ से ये mu है, ये टीयू है, ठीक है। मैंने ग्राफ थोड़ा सा ऑपोजिट बनाया है, लेकिन अगर आपको ग्राफ देख के समझ में आ रहा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैम क्या कहना चाह रही है। मैम ये कहना चाह रही है कि जब टीयू आपका मैक्सिमम होता है, यानी मतलब सॉरी, जब mu आपका 0 पे होता है तो टीयू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए, क्वेश्चन आपका दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, हो सकता है टीयू के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए, हो सकता है आपको mu के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए। अगर मैंने यहाँ पे बोला होता व्हेन टीयू इज मैक्सिमम देन mu इज इक्वल टू 0, व्हेन टीयू इज डिक्लाइनिंग mu इज नेगेटिव, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो रिलेशनशिप है ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ जब आप जुड़ेंगे तो आप इसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिलहाल के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्स्थ का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए
7वें क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 7वें क्वेश्चन। ठीक, निम्न में से कौन सी घटती सीमांत उपयोगिता का आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, अभी थोड़ी ही देर पहले ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और वही क्वेश्चन घुमा के आपसे फिर पूछ लिया गया है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या बेसिस हो सकता है। मैंने आपको बताया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिस क्या हो सकता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड। तो आंसर क्या हो जाएगा 7th का ए, यानी लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, 8th, a consumer is in equilibrium when the marginal utilities are। भाई देखिए, आ गया टॉपिक। भाई टॉपिक आपका मैंने कहां से शुरू किया था, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से। अब घूम के वापस वहीं पे आ गए हैं कि पूछा गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। उसने आपको ये बता दिया है कि हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अगर हम एमयू की पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो अब बताइए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है। कब आता है, जब इसकी एमयूज सारी आपस में बराबर होती है। मैंने आपसे कहा था ना, डिमांड, सप्लाई, यूटिलिटी सब जब आपस में बराबर पे आएंगी तब कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब जितना प्राइस वो पे कर रहा है उससे ही, मतलब उसके बराबर उसकी सप्लाई हो रही है, और जितना प्रोडक्ट उसने खरीदा है, जो प्राइस पे खरीदा है, उस प्राइस के हिसाब से उसकी क्या हो रही है, यूटिलिटी सेटिस्फाई हो रही है। मतलब जिसको कहते हैं ना पैसा वसूल होना। पैसा वसूल कैसे हो रहा है कि जब उसकी एमयू इक्वल होगी किसके, उसकी डिमांड की। ठीक है, क्लियर हो गया। 9th क्वेश्चन, उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित क्यों है? व्हाई इज कंज्यूमर स्पेंडिंग रेस्ट्रिक्टेड? ड्यू टू यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट, ड्यू टू डिमांड कर्व, ड्यू टू मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट है उसके पास। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगने वाला है। क्यों आप अपनी स्पेंडिंग को रेस्ट्रिक्ट करते हैं? क्योंकि आपके पास क्या होती है, बजट की कमी होती है। बजट के आपको दायरे में रहते ही खर्चा करना पड़ता है। 10th क्वेश्चन, व्हेन MU इज पॉजिटिव व्हाट हैपेंस टू TU? देखिए वही आया ना क्वेश्चन, TU के पर्सपेक्टिव से पूछ लिया गया है। नहीं, पहले MU के पर्सपेक्टिव से पूछा गया था, अभी फिर से MU के पर्सपेक्टिव से पूछा है। लेकिन क्या पूछा है, TU के बारे में पूछा है। हो सकता हो अगले क्वेश्चन में आपसे TU के बारे में पूछे MU के लिए। ठीक है, MU इज पॉजिटिव व्हाट हैपेंस टू TU? फिर से ग्राफ बना दूं या आपको याद आ रहा है? मैंने आपको कहा कि जब MU आपका पॉजिटिव है तो TU क्या हो रहा होगा, वो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रहा होगा। फिर से मैं बता दूं, वहां पे कर्व नहीं बना था, मैं फिर से ये कर्व बना दूं। ये आपका कुछ TU का कर्व है, ये आपका क्या है, MU का कर्व है। देखिए ये देखिए, यहां से क्या हो रहा है, MU आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है आपको MU। TU क्या है, TU भी इंक्रीजिंग में जा रहा है। यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहाँ से TU भी डिक्रीज होने लगेगा। और जब TU डिक्रीज होगा तो MU क्या होगा आपका, नेगेटिव में जा रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ग्राफ थोड़ा सा आप अगर बनाएंगे अपनी कॉपी में तो बैलेंस करके बनाएंगे। मैंने रफली बनाया है तो इसलिए हो सकता हो आपको बैलेंस ना दिख रहा हो, लेकिन जब भी आप बनाएंगे तो बैलेंस लगा के बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, MU इज पॉजिटिव, MU इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो क्या है, पॉजिटिव है। MU पॉजिटिव तो TU क्या है, TU इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है सबको? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द गोसेन्स लॉ इज फर्स्ट, गोसेन का कौन सा नियम प्रथम है, मतलब गोसेन के जो लॉज हैं वो आपने पढ़े होंगे, उसमें नॉर्मली सा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें गोसेन का कौन सा लॉ फर्स्ट है, मतलब कौन सा गोसेन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता, हास का नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता का अधिशेष, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, लॉ ऑफ डिमांड, सरप्लस ऑफ द कंज्यूमर, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गोसेन्स का पहला नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट, यूटिलिटी मीन्स डिजायर satisfying power, function of a desire intensity, consumption desire gives to rise utility, all of the above. Question number 12. Utility means desire satisfying power, correct. The utility is a function of desire intensity, correct. Consumption desire gives to rise to utility, ये भी करेक्ट है। क्यों, जब आप कंज्यूम करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा इस चीज की यूटिलिटी है कि नहीं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी या फिर ऑल ऑफ द अबव। 13 क्वेश्चन, हु वाज द वन हु कॉइन्ड द टर्म यूटिलिटी, यूटिलिटी का टर्म किसने कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 13, मार्शल, कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि इसमें कुछ समझाने वाला है, फैक्ट है, मार्शल ने यूटिलिटी का टर्म कॉइन किया था। Which of the following describes a utility characteristic, यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता क्या है इसमें से, ऑप्शंस दिए हैं, सब्जेक्टिव है, यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट है, यूटिलिटी साइकोलॉजिकल फिनोमेना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर हो सकता है इसका 14th का, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव है, मतलब सबकी अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है, हो सकता हो मेरी प्यास पानी से बुझ जाए, हो सकता हो आपकी प्यास नींबू पानी, नींबू सोडा, किसी और चीज से, रसना, कोल्ड ड्रिंक, उससे बुझे। ठीक, क्या है, रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब आप इसको मेजर कर सकते हो कि कितना पानी पीने से, कितना चीज कंज्यूम करने से मेरी कितनी वांट जो है कितनी सेटिस्फाई हो रही है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना क्यों है, क्योंकि क्या है, आपको सेटिस्फैक्शन कैसे फील होता है, एक भाई साइकोलॉजी ही तो है कि मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी पी लिया, अब ये दिमाग ही तो है आपका जिसने आपको ये सिग्नल दिया कि नहीं अब तुमने 5 ग्लास पानी पी लिया, अब इससे ज्यादा तुम नहीं पी पाओगे। ये क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना ही तो है। अगर ये ना हो तो इंसान पानी ही पीता रहे, खाना ही खाता रहे, उसे पता ही ना चले कि उसकी भूख कब है, उसकी भूख कब खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, सीमांत उपयोगिता का गणना का सूत्र क्या है, इसमें क्या पूछा है, मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछा है किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का। 15th क्वेश्चन, अच्छा ये जो ट्राइंगल बना है मैं बता दूं, ट्राइंगल इंडिकेट करता है आपका चेंज, क्या इंडिकेट करता है, चेंज, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी। क्या हो सकता है इसका आंसर, सी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एमयू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, who was the one who first proposed the concept of law of equimarginal utility? equimarginal utility का सिद्धांत किसने पहले प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रिकार्डो थे। ठीक है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, रिकार्डो ने आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था या डिस्कवर किया था या फिर बनाया था, जो भी कहना चाहें आप। 17th देखिए, व्हाट इज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन डिजायर फॉर अ गुड, वही पूछा है आपसे, मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, यूटिलिटी की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूटिलिटी उपयोगिता। ठीक है, हिंदी में देखिए, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको वर्ड का लिटरल मीनिंग समझ में आएगा, उपयोगिता क्या होनी चाहिए,
मतलब भलाई की मानवीय इच्छा को संतुष्ट करने की क्षमता क्या है? उपयोगिता, यूटिलिटी। मतलब आपके लिए अगर किसी चीज की यूटिलिटी है तो आप उस चीज को खरीदेंगे, तभी तो आपकी जो वांट है वो सेटिस्फाई होगी। अगर आपको लिखने के लिए पेन चाहिए एग्जाम में, तो आपको अगर पेन नहीं मिला है तो आप एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। तो अभी आपके पास किस चीज की यूटिलिटी है? आपके पास पेन की यूटिलिटी है। अगर मैं आपको ये इलेक्ट्रिक वाला पेन दे दूं जिससे ये स्मार्ट बोर्ड पे लिखा जाता है, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम हो रहा है पेन और पेपर पे। आपको क्या चाहिए? लिटरल इंक वाला पेन चाहिए जिससे आप लिख सकें। इस पेन से आप पेपर पे नहीं लिख पाओगे, ठीक है। चलिए 18th देखिए, Who was the one who first proposed the ordinal utility theory? फिर से पूछा है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का किसने प्रपोज किया था? 18th क्वेश्चन, हिग्स और एलन ने। नॉर्मल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन, मांग निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग डिमांड। डिमांड जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या समझा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, डिजायर टू कंज्यूम, विलिंगनेस टू कंज्यूम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हमने क्या समझा था कि डिमांड हमारी कैसे फुलफिल होती है, मतलब डिमांड हमारी कैसे हम उसको समझ पाते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं कि वो डिमांड बन जाता है, हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्यों भाई? अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो आप डिमांड क्या करोगे? इच्छा भी होनी चाहिए आपकी उसको खरीदने के लिए, और कंज्यूम करने की भी विलिंगनेस होनी चाहिए। मतलब अगर आपको पेन, एग्जाम है, आपकी क्या होगी? डिमांड कैसे बनेगी पेन की? भाई आपका एग्जाम है, आपको क्या करना है? एग्जाम है, पहली बात तो ये सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? पेन, आपका एग्जाम है। दूसरा बात, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज की, ठीक है, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा क्या है? विलिंगनेस भी होनी चाहिए ना खरीदने की। मैं कह दूं कि अगर कोई बच्चा फेल ही होना चाह रहा है, उसको नहीं चाहिए कि वो पेन लेके जाए, वो बस ऐसे ही हवाबाजी करने गया एग्जाम हॉल में, तो उसके लिए पेन की क्या होगी? यूटिलिटी नहीं होगी, उसके लिए पेन की डिमांड ही नहीं होगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए, मांग की लोच निर्धारित करने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखिए, डिमांड और डिमांड की इलास्टिसिटी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कुछ। 20 क्वेश्चन बताइए क्या हो सकता है इसका? पॉइंट मेथड, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब क्या है? आपसे क्या पूछ रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कौन से मेथड्स उपयोग किए जाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे मेथड से आप इलास्टिसिटी मेजर कर सकते हो, ठीक है। 21 देखिए, किन विश्लेषणों में उपयोगिता को एक सटीक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 1, 2, 3 इत्यादि। इन विच एनालिसिस में यूटिलिटी भी एक्सप्रेस्ड एज प्रिसाइज नंबर सच एज 1, 2 and 3 एंड सो ऑन। मतलब ये पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सी यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो 1, 2, 3 में। मतलब मैंने आपको बताया था यूटिलिटी के भी टाइप्स होते हैं, उनमें से किस टाइप की यूटिलिटी को आप 1, 2, 3 मतलब क्वांटिफाइबल मेजर में ऐसे बना सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कार्डिनल यूटिलिटी को आप 1, 2, 3 मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या कह सकते हो? प्रेडिक्ट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, लिख सकते हो। कौन सी यूटिलिटी? आपकी कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 कप ऑफ कॉफी, 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। जैसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? आपकी कार्डिनल यूटिलिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। 22 देखिए, द ऑर्डिनल यूटिलिटी नोशन एक्सप्रेसेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ। फिर से भाई ऑर्डिनल कार्डिनल, ऑर्डिनल कार्डिनल पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दर्शाता है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी? आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या दर्शाती है? लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है। लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या दर्शाती है? आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। जैसे कि कार्डिनल आपकी 1 to 3 वाली यूटिलिटी दर्शाती थी, उसी तरीके से जो आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये आपकी सैटिस्फैक्शन को दर्शाती
है। जैसे कि मुझे प्यास लगी थी, मैंने बहुत सारा पानी पी लिया, अब मेरी प्यास बुझ गई। आई वॉज वेरी थर्स्टी, आई हैड लॉट्स ऑफ वाटर, नाउ आई quenched, I have quenched my thirst। ये क्या एग्जाम्पल है? ये आपकी किसका एग्जाम्पल है? ऑर्डिनल यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। अगर मैं कहूँ कि I was thirsty, I had 1 glass of water, ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? आपकी कार्डिनल यूटिलिटी का। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आप लोगों को? जिसने पढ़ा है ये कंसेप्ट उसके लिए तो इजी होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसी तरीके से कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द ओवरऑल यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी डैश एज वी यूज मोर यूनिट्स ऑफ इट एवर बट अ डिक्रीजिंग रेट। किसी वस्तु की समग्र उपयोगिता डैश मतलब क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, शून्य होती है, स्थिर रहती है। ये इसमें से आपको फिल करना है, क्योंकि हम इसकी अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं लेकिन घटती दर में। ठीक है, क्या है पूछा आपसे कि किसी एक कमोडिटी की अगर हम, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, किसी एक कमोडिटी को हम बार बार उपयोग कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी? यूजफुलनेस या फिर यूटिलिटी क्या होगी? मैंने आपको क्या बताया था? घटेगी। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज की अब डिजायर नहीं रह जाएगी। जैसे मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था, अगर मुझे प्यास लगी है, किसी इंसान को प्यास लगी है, तो वो कितना ही पानी पी लेगा? 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास। लेकिन 4 ग्लास के बाद अब उससे क्या है? पानी की डिमांड अब उसकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद आप कितना ही पानी पी लोगे या एक लेवल के बाद आप कितना ही खा लोगे, है ना? ये क्या है? आपकी उस प्रोडक्ट के लिए, उस कमोडिटी के लिए क्या हो रही है? डिमांड कम हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीजेस। 23 का क्या हो जाएगा? ए, घटता है। ठीक है, 24 देखिए। डज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रिक्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग assumption। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के आपको assumptions पढ़वाए जाते हैं। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारे साथ पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सी धारणा, मतलब कौन सा assumption सही माना गया है किसके लिए? इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कार्डिनल नंबर्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्यों? देखिए, मैं इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है आपका? इंडिफरेंस कर्व आपका बताता है पहली बात, जो आपके गुड्स हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं लेकिन कंज्यूमर की उसमें प्रेफरेंस लगती है। मतलब क्या है कि अगर मैं जैसे मैंने आपको ग्रेप्स और रास्पबेरी का एग्जांपल दिया था, मैं अगर कहूँ कि मुझे ग्रेप्स ही चाहिए, सामने वाला कहेगा नहीं मुझे तो रास्पबेरी चाहिए, नहीं मुझे तो कुछ और चाहिए। ये क्या है? इंसान की, कंज्यूमर की क्या है? प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है आपका आईसी कर्व। तो अजम्पशन क्या हो जाएगा आईसी कर्व का? अजम्पशन मतलब हम ये मान के चलते हैं, सपोज करके चलते हैं कि कंज्यूमर की अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। हम उस पर कंज्यूमर को थोपेंगे नहीं कि नहीं तुम्हें इतने में यही चूज करना है। हो सकता हो वो 50 रुपए में अंगूर भी खरीद ले, 50 रुपए में हो सकता हो वो कुछ और खरीद ले। हम कोई नहीं होते कि हम उस पर वो चीज थोपेंगे। ठीक है, 25 देखते हैं। जैसे जैसे हम उदासीनता वक्र बाएं से दाएं पर चलते हैं, आईसी की ढलान कम हो जाती है। द स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू ड्रॉप एज वी वॉक अलोंग द इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट। अब वही बात है, आईसी कर्व के स्लोप की बात हो रही है कि वो नीचे क्यों जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट से राइट क्यों जाता है जब हम नीचे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? मतलब ये जो स्लोप है आईसी कर्व का, ये 0 रहता है, राइज करता है, डिक्लाइन करता है, या फिर यूनिटी मतलब बराबर पे रहता है। क्यों? क्योंकि भाई उसने क्या किया है, आपको रीजन दे दिया है। मतलब आपसे बस पूछा गया है कि ये आईसी कर्व कैसा बन के आता है जब हम बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं स्लोप के, तो आईसी कर्व पे क्या इंपैक्ट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। आईसी कर्व आपका डिक्लाइन करता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था
ये आपका आईसी कर्व है। इधर से इधर ये क्या है, ये मेरा लेफ्ट है, ये क्या है, ये मेरा राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, डिक्रीजेस। ये इसका क्या कहते हैं, स्लोप होता है, ये ऐसे ही होता है। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, जिसमें से एक अजम्पशन मैंने अभी आपको बताया था मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं तो कुल उपयोगिता अपने चरम पर होती है। when the following conditions are met, total utility is at its peak। मतलब टोटल यूटिलिटी कब पीक पे होती है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने पर, मतलब इसमें से कौन सी एक ऐसी बात है जो अगर पूरी हो जाए तो जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है, जो ऐसे करके जो हमने बनाया था, वो अपने पीक पे होता है। क्या हो सकता है इसका आंसर, सीमांत उपयोगिता शून्य है, औसत उपयोगिता अधिकतम है, औसत उपयोगिता शून्य है, सीमांत उपयोगिता अधिकतम है। 26 का आंसर दीजिए आप लोग। ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, ये जो कर्व है उस कर्व का जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था टीयू और एमयू का, ये आंसर, ये क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा। जिसको कर्व ध्यान में आ रहा होगा वो क्वेश्चन ये कर लेगा। 27 dash displays numerous combinations of these two products that provide the same level of satisfaction। इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी, आईएसओ कॉस्ट कर्व या आईएसओ क्वांट। मतलब क्या पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा कर्व क्या प्रदर्शित करता है, न्यूमरस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अभी जब मैंने आपको आईसी कर्व समझाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब अगर उसे विटामिन सी की जरूरत है तो उसे अंगूर में भी विटामिन सी मिल रहा है, रास्पबेरी में भी विटामिन सी मिल रहा है और संतरे में भी विटामिन सी मिल रहा है। मतलब ये कौन सा कर्व हो सकता है, आईसी कर्व यानी इनडिफरेंस कर्व। आंसर क्या हो जाएगा 27 का ए। ठीक है, 28 देखिए। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का एक कार्य है, उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, उपयोगिता का अर्थ है इच्छा पूर्ति करने वाली शक्ति, या उपरोक्त सभी। यूटिलिटी, फिर से वही बात है, इसने क्या पूछा है आपसे, यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं। मतलब इन शॉर्ट आपसे क्या पूछा गया है, यूटिलिटी की डेफिनेशन पूछी गई है कि एक से ज्यादा भी तो डेफिनेशन हो सकती है ना। मैं अगर कोई एक डेफिनेशन आपको बता रही हूँ लेकिन जरूरी तो नहीं है वही एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाए, इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन आ सकती है। आपसे क्या पूछेगा कि यूटिलिटी की इनमें से कौन सी सही डेफिनेशन है, हो सकता हो सारी सही हो या हो सकता हो इनमें से कोई एक सही हो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी डी वाला। कि वांट सेटिस्फाइंग पावर भी होती है, डिजायर फॉर कंजम्पशन भी होता है, तभी आपकी क्या जन्म लेती है, यूटिलिटी। मतलब अगर आपको पेन की चाहत ही नहीं है तो आप उसकी उपयोगिता कैसे साबित करोगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। ठीक है, वही कि मतलब आपको कितनी जरूरत है ये आपकी कैसे मेजर होगी, यूटिलिटी से। ठीक है, when only one unit is utilized the following results are obtained। जब केवल एक इकाई का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है। ये आपसे क्या पूछ रहा है, मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछ रहा है कि जब एक ही इकाई का उपयोग किया जाता है तब आपकी क्या, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये फिर से कैसे आएगा, वही जो ग्राफ हमने समझा था, ये उसी ग्राफ को जब आप प्लॉट करोगे
अपने ग्राफ पेपर पे, तब आप इसको समझ पाओगे। when mu is equal to tu, तब आपको क्या पता चलता है, सिर्फ एक ही यूनिट आपकी यूटिलाइज हुई होती है। ठीक है, देखिए बजट रेखा क्या दर्शाती है, द बजट लाइन डिनोट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, परसेंटेज ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ आउटपुट, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। आईसी कर्व में ही एक सब टॉपिक होता है बजट लाइन। मैं फिर कह रही हूँ, ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम आपको पढ़ाएं, हम आपको क्वेश्चंस दें, ताकि हम जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस दे रहे हैं, अगर आपको कभी थोड़े बहुत पीवाईक्यूज में क्वेश्चन मिले तो मिला के आपके पास क्या एक टॉपिक तैयार हो जाना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको आईसी के बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, ये दूसरा टॉपिक आईसी का ही टॉपिक है। आईसी मतलब इंडिफरेंस का, उसी का एक सब टॉपिक है। ये है बजट लाइन। इसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 30 का, लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब जितनी आपने कॉस्ट लगाई है उतना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब अगर मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो मुझे एटलीस्ट उतना बेनिफिट तो मिलना चाहिए कि मुझे लगे कि हाँ मेरे 100 रुपए वसूल हो गए। जिसको मैंने कहा था ना वसूल होना, ये वसूल होना वही आपकी क्या दर्शाती है, बजट लाइन। 31 क्वेश्चन देखिए, इट मस्ट बी ट्रू दैट व्हेन मार्जिनल इज नेगेटिव। फिर वही है कि जब आपका मार्जिनल नेगेटिव होता है तो इनमें से क्या होता है, औसत ऋणात्मक होता है, औसत सकारात्मक होता है, कुल घट रहा है, कुल ऋणात्मक है। मतलब फिर से वही नॉर्मल क्वेश्चन 31 का क्या होना चाहिए, टोटल इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा है, जैसे वहां पे सिर्फ सीमांत लिखा है, लेकिन आपने क्या समझना है सीमांत क्या, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, आपकी यूटिलिटी ही आएगी। तो अगर वर्ड नहीं लिखा है यूटिलिटी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हेन mu इज नेगेटिव तो tu इज डिक्रीजिंग। ये कैसे आएगा भाई, वही कर, फिर से वही कर, घूम फिर के हम किस पे आ रहे, tu mu के रिलेशनशिप में आ रहे हैं, tu mu का कर्व पे आ रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको कर्व अच्छे से पढ़ना है। 32 देखिए, when mu is 0 tu is क्या, when mu is 0 tu क्या, मैक्सिमम, tu क्या, फिर से वही कर्व। ठीक है, the concept of diminishing marginal value is the foundation of क्या, मतलब ये जो कंसेप्ट है ये किसका फाउंडेशन है, फिर से क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का फाउंडेशन है। मतलब जो आपकी डिमांड है इसी पे क्या आपके टॉपिक्स टिके हैं, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, ये सब किस पे टिके हैं, आपकी डिमांड पे। मतलब भाई सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास डिमांड ही नहीं है उस चीज की तो आप क्या करोगे उसकी उपयोगिता का, मतलब उस चीज की डिमांड तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप उसका सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पाओगे। अगर डिमांड ही नहीं है तो वो सारे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर से mu इज पॉजिटिव, tu विल बी क्या, mu पॉजिटिव है तो tu क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। मैंने फिर से आपको बता दिया, वही क्वेश्चंस हैं, घूम फिर के आएंगे, वर्ड्स घुमा के आएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उस पर टिके रहना है, उसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आए घुमा फिरा के, मतलब कान इधर से पकड़े कान इधर से पकड़े, लेकिन आपका कंटेंट सेम होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए। मतलब आपके आंसर सही होने से है, उसके वर्ड्स पे नहीं जाइएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तभी आपके आंसर सही हो पाएंगे। चलिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। सारे कंसेप्ट्स आपके कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए थे। मुझे आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कंसेप्ट आपके यूटिलिटी, डिमांड, आईसी, बजट लाइन, ये सारे कंसेप्ट्स मैंने इस सेशन में कवर करने की कोशिश करी है। चलिए फिर हम लोग आगे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।